चलिए हम लोग 101 पे चलते हैं। वही पुराना सवाल और हमारे वही पुराने जवाब, बट यहाँ एक गलती भी है गाइस, जिस गलती को मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, जो शायद ये लोग भूल गए जब ये लोग क्वेश्चन बना रहे थे। मतलब हमारा काम ये है, इसीलिए हम इतना डेप्थ में उसको एनालिसिस करते हैं। ये जो इन्होंने ऑप्शन बी दिया है ना, ये आर्टिकल 49 होना चाहिए था इंस्टेड ऑफ आर्टिकल 4। लेट मी करेक्ट इट, क्योंकि आर्टिकल 4 तो कोई स्टेटमेंट इसमें मैच ही नहीं कर रही। इट शुड हैव बीन आर्टिकल 49। मैं आपको बता दूं, ठीक है, ऐसी ऐसी गलतियां भी होती हैं, तो आपको घबराना नहीं है। आपका मेन पर्पज है अपना जेआरएफ लेना, ठीक है। अब ये 4 लिख रहे हैं, 49 लिख रहे हैं, वो एजेंसी का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो ऑप्शन मैक्सिमम करेक्शन दे, वहां जाके आपको बैठ जाना है उस दिन। यही हमारा स्टूडेंट धर्म कहता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 49 है इंस्टेड ऑफ आर्टिकल 4, बाकी चीजें ठीक है। तो लेट्स गो टू दिस, एंड दिस इज अ सिंपल क्वेश्चन फ्रॉम एनवायरमेंटल लॉ। आपको ये सारी चीजें पढ़ाई गई हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 101। तो व्हाट क्वेश्चन नंबर 101 सेज गाइस, राइट। एक आर्टिकल का दिया, एक डिस्क्रिप्शन का लिस्ट दे दिया आपको, दूसरा, राइट। क्वेश्चन नंबर 101 में तो व्हाट इट सेज दैट, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या ये कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है, जो 51 AG आर्टिकल है आपका, वो कहता है टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल इन्वायरमेंटल इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। ये तो सदियों से आ रहा है क्वेश्चन। मतलब इस क्वेश्चन का तो मुझे याद हो गया क्वेश्चन। तो ये क्योंकि हमारे टाइम पे भी आता था, अभी भी आता है, और ये आता ही रहेगा 51 AG, क्योंकि ये मूल कॉज है। तो 51 AG बेसिकली विल गो टू द ऑप्शन नंबर 2, to protect and improve the national environmental environment including lakes, rivers and wildlife। हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी, बिल्कुल सही बात है जिसको आप बोलते हो। फिर आता है आपका जो ये 49 है, आर्टिकल 49, जो यहाँ पे इन्होंने 4 लिख के छोड़ दिया, ये इनकी गलती है। आर्टिकल 49 होता है गाइज, ये 4 नहीं है कुछ भी, है ना। तो आर्टिकल 49 जो है आपका, वो कहता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, की जो भी हमारी कंट्री का धरोहर है, या जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, या नेशनल जो हमारा हेरिटेज है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। फिर आप कहते हैं जी 48, आर्टिकल 48, ये आपका कहता है कि क्या है इसके अंदर। 48 कहता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एग्रीकल्चरल एनिमल हस्बेंड्री, उनको हमें बचा के रखना है। और 48A तो आपको पता ही है व्हाट इट सेज। 48A basically says that protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife। तो 48A और 51AG तो मल्टीपल टाइम्स आए हैं, इनको कोई डिनायल नहीं है। करेक्ट आंसर अगर मैं इस हिसाब से देखूं जो हमें ऑप्शंस मिले हुए हैं, तो A इज गोइंग विथ 2 एंड B इज गोइंग विथ 1। तो एक ही आंसर है, where A is going with 2 and B is going with and C is going with 4 and D is going with 3। तो करेक्ट आंसर थर्ड है। लेट्स पुट सम लाइट ऑन द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन बिलो, सो दैट आपको थोड़ी क्लियरिटी आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चंस में दिया हुआ है आर्टिकल 51 AG, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। 51 AG द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, ठीक है। ये क्या कहता है आपको, it shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers, wildlife, and to have compassion for living creature. And this article is a part of fundamental duties by 42nd Amendment of Constitutional Act। ये आप कह सकते हैं 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ये आया था 1976 में। ये तो कहानी क्लियर हो गई आपको कि कहाँ जाएगा ये। सेकंड, आर्टिकल 49 जो मैंने बताया कि एजेंसी से गलती हुई है, 4 लिख के छोड़ दिया। आर्टिकल 49 डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ये भी क्लियरिटी हमें है कि किसके बारे में बात करता है। और ये 4th डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसका पार्ट है ये। It's the part of 4th directive principle of state policy which provide guidelines for the state to follow in making law for the welfare of people. It shall be the duty of state to protect every monument or place or object of national importance by law and ensure that it is maintained and preserved। इसीलिए देखते हो ना आप कि आपको बोला जाता है कि भाई अगर कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उसको जेल में उठा के ठूसने का हक है।
सरकार का। तो ये वही चीज है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है 49 आर्टिकल की हमें प्रोटेक्ट करना है राइट्स के और दंगों के केस में, राइट। देन कम्स आर्टिकल 48 is a part of the directive principle of state policy 4 and deals with the protection and improvement in agriculture and animal husbandry in India. The state shall endeavor the organize agriculture and animal husbandry on modern scientific lines and shall take steps to preserve and improve the breed particularly of cattle. तो ये भी एक रूल है आपका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। देन आर्टिकल 48A, तो ऑल ऑफ यू आर अवेयर, इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पार्ट 4 and focus on environmental protection. The state shall endeavor to protect, improve environment, safeguard the forest and wildlife of the country. तो all the things are mentioned there. आपको बस डाइजेस्ट पूरे प्रॉपरली तरीके से करना है। तो करेक्ट आंसर फॉर 101 एज आई टोल्ड यू इज बेसिकली थर्ड। इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा गाइस। आई होप इट इज क्लियर। ये आप बहुत बार पढ़ भी चुके हैं और आया भी हुआ है और लॉ वाली क्लास में आपने पढ़ा भी है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, 102 की बात करते हैं। 102 क्वेश्चन भी बड़ा आसान ही है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है 102, बट हम वन बाय वन बात करेंगे। पर अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, एयर पोल्यूशन क्लाइमेट चेंज से क्वेश्चन ही आया है, ठीक है। तो कहता है कौन सी स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 में कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड, राइट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब आप एयर पोल्यूशन अबेटमेंट टेक्नोलॉजी जो हमने पढ़ी थी, आपको पढ़ाई थी, और एयर पोल्यूशन से भी अगर मैं इसको कंट्रोल करूं तो यहाँ पे काफी सारी चीजें मेंशन हुई हैं कि एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड्स के रिस्पेक्ट में विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। तो वन बाय वन पहले स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर लेते हैं गाइस, तो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन हमारा हो पाएगा। लेट्स गो टू द स्टेटमेंट फर्स्ट। कहता है इम्पैक्शन। अब इम्पैक्शन मैंने बताया था आपको कि व्हेनेवर एनी पार्टिकल स्ट्राइक टू एनी सरफेस और वहीं स्टिक हो जाता है, इसको कहते हैं इम्पैक्शन। जैसे बचपन में आप देखते थे ना, वो सक्शन वाली गन होती थी बच्चों के पास, ऐसे सर्कुलर सा होता था, उसको बच्चे मारते थे, वो अलमीरा पे चिपक जाती थी। तो दैट इज समथिंग कॉल्ड, अगर कोई पार्टिकल ऐसा करे किसी सरफेस के साथ, दैट इज व्हाट वी कॉल एज इम्पैक्शन, राइट। तो इम्पैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल डेंसिटी एंड डायमीटर स्क्वायर। इनका कहना ये है कि इम्पैक्शन ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल डेंसिटी एंड डायमीटर स्क्वायर। अच्छा जी, देख लेते हैं इसको। तो इन inertia of the particle that causes to deviate from the streamline and thus impact on a surface is described by relaxation time and Stokes number for some small spherical particle in Stokes regime particle। ये वही इक्वेशन है जो आप पढ़ते हैं, राइट, दैट रो जी डी स्क्वायर अपॉन 18 ईटा, राइट। बट यहाँ पे हमें स्टोक्स नंबर कैलकुलेट करने को कहा है, राइट। तो ये इक्वेशन हमें लिखनी पड़ी। सो द इनर्शियल पैरामीटर स्टोक्स नंबर स्केल्स लाइक डेंसिटी एंड डायमीटर स्क्वायर। इम्पैक्शन एफिशिएंसी देयरफॉर इंक्रीज विद पार्टिकल डेंसिटी एंड विद डायमीटर। ये बात हम कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है, कि क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के ये स्टोक्स नंबर, और सॉरी रिलैक्सेशन टाइम, और ये आपका यहाँ भी रहेगा, है ना। तो हाँ, तो हम भी जो इक्वेशन लिखते थे, अगर आपको याद आ रहा हो, जो हम सेटलिंग वेलोसिटी की इक्वेशन लिखते थे, वो क्या होता था, रो जी डी स्क्वायर अपॉन 18 ईटा। सब कुछ सिमिलर है। वेलोसिटी को हम क्या लिख लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। तो आप ये भी देख सकते हैं कि भाई सेम ही वे में इक्वेशन लिखी हुई है, बस जी नहीं है यहाँ पे, राइट, है ना। तो उसको आपको रिलेट कर सकते हैं कि सेम ही इक्वेशन, तो इक्वेशन को डाइजेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बट ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी के है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर स्क्वायर है, इसीलिए ये स्टेटमेंट हो गई आपकी ट्रू। तो पहला स्टेटमेंट तो हो गया ट्रू। अगला देखिए, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रीसस्पेंशन ऑफ पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल डायमीटर, ठीक है। कहता है जो पार्टिकल रोड साइड डस्ट होती है, अदर पार्टिकल्स होते हैं, जब गाड़ी पास से गुजरती है तो आप देखते हो ना धूल उड़ती है, ठीक है, या कोई भी ऑब्जेक्ट पास से गुजरता है तो रोड साइड डस्ट जो होती है धूल उड़ती है। इसलिए आप देखोगे कि रोड साइड में वो लगे होते हैं आपके, जो क्या कहते हैं आपके, ये वैक्यूम क्लीनर टाइप मशीन्स या गाड़ियां होती हैं जो उसको क्लीन कर रही होती है। उनका मानना है कि जी रीसस्पेंशन डस्ट है। अरे भैया, पहले अदर सोर्सेज तो क्लियरिफाई करो, रीसस्पेंशन डस्ट तो बाद की बात है, ठीक है। कंट्री में दूसरी चीजों पे काम कर रहे हो, कोई कह रहा है जी नहीं आप जो है ये स्मोक गन यूज करिए, पानी छिड़क रहे हैं। अरे भैया क्या उससे, बल्कि आई हैव सीन पीपल गेटिंग एक्सीडेंटल स्लिप आउट फ्रॉम स्कूटी एंड बाइक्स उस वाटर के ऊपर,
उसे क्या बेनिफिट मिल रहा है? मतलब 500 की एयर क्वालिटी को वो कम कर देगा। मतलब ही सीम्स टू बी लाइक अ जोक व्हेन आई सी दोज मशीन्स स्प्रेडिंग दैट वाटर ऑन द रोड। तो मुझे हंसी आती है कि कितना बड़ा स्कैम है यार। इट्स सच अ बिग स्कैम, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर, कि उससे आप स्मोक गन से उसको छिड़क कर, अरे वो चीजें भाई गांव वगैरह में काम करती है जहाँ धूल उड़ती है। ठीक है, यहाँ पे आपके सोर्स अदर सोर्सेज हैं, सो यू हैव टू वर्क लॉजिकली, इसको रोकना कैसे है। ठीक है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ रीसस्पेंशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर। अच्छा जी, इसको भी देख लेते हैं हम कैसे ये हमने कोरिलेट किया। ऐसा होता नहीं है वैसे। ठीक है, रीसस्पेंशन इज कंट्रोल बाय अ बैलेंस ऑफ सेवरल फोर्सेस। बहुत सारे फोर्सेस होते हैं उसमें, एडेसिव फोर्सेस आ गए जो सरफेस के साथ होंगे, कोहेसिव फोर्सेस आ गए जो पार्टिकल में अपने आप में होंगे। तो एडेसिव वंडरवाल, कैपिलरी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्या पता उस पार्टिकल के ऊपर चार्ज हो। तो एक चीज से तो आप उसको नहीं साध सकते ना, यू नीड टू हैव मल्टीपल थिंग्स। एरोडायनेमिक लिफ्ट, ड्रैग एंड ग्रेविटी प्लस सरफेस रफनेस इफेक्ट, ये भी मैटर करता है कि सरफेस रफनेस कैसी है उस एरिया की। दीज फोर्सेस स्केल डिफरेंटली with particle diameter, adhesion, area upon contact geometry and drag or by lift, area, ग्रेविटी, वॉल्यूम, डायमीटर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, एरिया डायमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो सबको एक साथ कैसे कर दोगे? जब पैरामीटर अलग अलग हो गए तो भैया सबको एक साथ कैसे कर दोगे? अगर मैं एरिया की बात करूंगा तो वो डायमीटर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, वॉल्यूम की बात करूंगा तो वो डायमीटर क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। राइट, पाई आर क्यूब होता है ना स्फेयर का, या 4/3 पाई आर क्यूब कह लो आप, है ना। तो ये तो अलग अलग डायमेंशन होगी। आप कह रहे हो जी एक ही स्टेटमेंट से हो जाएगा कि डायमीटर के इनवर्स में है, नहीं। तो सो द डिपेंडेंसी ऑफ रिसस्पेंशन ऑफ पार्टिकल साइज इज नॉट अ सिंपल इनवर्स लॉ। एक सिंपल लॉ नहीं है कि 1/डायमीटर के प्रोपोर्शनल होगा। इन पार्टिकल रिसस्पेंशन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी मोनोटोनिकली वेरी विद साइज। की कह दिया बस कि डायमीटर के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली तो है नहीं भाई। अगर एरिया को रोल में लाओगे तो डी स्क्वायर होना चाहिए था, वॉल्यूम को रोल में लाओगे डी क्यूब होना चाहिए था। फोर्सेस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, एरोडायनेमिक फ्लो कैसा है, ग्रेविटी कैसी है, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स। तो ये स्टेटमेंट हम करते हैं रिजेक्ट। दिस इज लॉजिकली नॉट करेक्ट, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रीसस्पेंशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/डायमीटर की एक लाइन में मैं कह दूं। इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये भी स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, पहले वाली सही थी। थर्ड चलते हैं साइक्लोन्स के ऊपर। सेंट्रीफ्यूगल जो साइक्लोन हमने देखे थे, है ना, साइक्लोन का क्या लॉजिक है उसको भी देख लेते हैं हम। ठीक है, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब पेपर का जब आपको लॉजिक से जाओगे ना, देन ओनली यू विल विन द रेस। ये लॉजिक का गेम है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई चले गए मुंह उठा के पेपर देने के लिए। 10-5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो रटे रटाए होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यू हैव टू डिफेंड द ऑप्शंस विद लॉजिक। इन साइक्लोन द फोर्स फ्रॉम द रोटेशन मोशन, जो हमने बताया था आपको कि सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन होती है। मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो है वेलोसिटी आर ओमेगा होती है, राइट। और हमने बताया था mv²/r जो आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगती है, तो जब मैं पढ़ा रहा था आपको ये। तो द साइक्लोन द फोर्स ऑफ रोटेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्मिनल वेलोसिटी स्क्वायर, ट्रू विद स्टैंडर्ड साइक्लोन रीजनिंग। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो मैंने बताई थी आपको वहां पे, जब व्हेन आई वाज टीचिंग यू दैट, जब साइक्लोन सेपरेटर, तो मैंने बताया था mv²/r होती है। ठीक है, इसको फर्दर आप लिखेंगे अगर आगे वाली टर्म्स में, अगर मास को मैं लिखूंगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो आ जाएगा π/6 d क्यूब इंटू रो। ये तो पहला पार्ट हो गया जो मास लिखा हुआ है। ठीक है, मास क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ना। मास को अगर मुझे रिप्लेस करना है उसमें, तो मैं कैसे रिप्लेस करूंगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वही लिखा हुआ है। डेंसिटी क्या है? रो पी, और वॉल्यूम कितना होता है भाई इसका? π/6 d क्यूब, क्योंकि स्फेरिकल है। कंफ्यूज मत होना सर ये क्या लिखा हुआ है। ये चीजें समझ में आनी चाहिए कि क्यों लिखा हुआ है ऐसा। ये आ गया इतना पार्ट जो पिंक में है, और बाकी का पार्ट वैसे ही है जो स्काई ब्लू में है, v²/r। ये दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा इस तरह से किया है, v²/r। ठीक है जी, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी v² के प्रोपोर्शनल है, जो मेरी फोर्स है साइक्लोन। तो ये रोटेशन भी जो है मेरी v² के प्रोपोर्शनल होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी होती है r ओमेगा, राइट। तो रोटेशनल मोशन भी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। वेलोसिटी आप जानते ही हैं कि r ओमेगा होती है, तो v की जगह अगर ये रख दूं तो क्या हो जाएगा? r² ओमेगा स्क्वायर। तो मतलब ये सेंट्रीफ्यूगल रोटेशन में भी काम करेगी। तो इन साइक्लोन और सेपरेटेड डिजाइन वन ऑफ द
often compare centrifugal driving force for the drag resistant radial motion at the particle Reynolds number where quadratic drag dominate. The drag force is Vt square is a characteristic relative velocity associated with the particle migration or terminal drift. Equating centrifugal force and drag, the equilibrium estimate the lead relationship where the driving centrifugal term is effectively related to square velocity term. Hence the statement intended in many cyclone deviation, ये की पॉइंट है और हम इसको मानते हैं कि भाई ये ट्रू है, ऐसा पॉसिबल है. टर्मिनल या ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द यूजुअल इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन में हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं. जब मैंने डेरिवेशन कराया था कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है, तो वहां मैंने भी यही किया था कि मैंने उसको फोर्स के इक्वेट किया था, आपको अगर याद हो, और तब हमने निकाला था कि वी एस इजिकल टू रो जी डी स्क्वायर अपॉन 18 ईटा, राइट, है ना. तो ये आप कह सकते हैं कि यहाँ पे बस थोड़ा सा टर्मिनल वेलोसिटी नहीं कहूंगा मैं, ठीक है, मैं उसको रोटेशनल स्पीड मुझे बोलनी चाहिए थी, तो वो मैंने मेंशन कर दिया है कि भाई टर्मिनल वेलोसिटी इन द स्टेटमेंट इज बिट लूज. द रिग्रेस क्वांटिटी इन अ साइक्लोन इज द बैलेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन एंड ड्रैग, but the standard engineering deviations produces the square velocity dependence used in design और efficiency formula. तो ये अलग चीजें हैं, टेक्निकल है, बट आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि ये क्यों सही है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारा चला गया सही. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हर क्वेश्चन का लॉजिक आपको आना चाहिए. हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि स्टूडेंट एग्जाम ही नहीं, सिर्फ इंटरव्यू में भी बड़ा फर्मली खड़ा हो. वो यही चीजें आपको सिखाती है गाइस, व्हेन यू सर्च इन लॉजिक इन ईच एंड एवरीथिंग. कॉन्सेप्ट उसी बंदे का मजबूत है. अब जैसे देखिए दूसरी लड़की जो है संगीता, उसका भी सीमैप में हो गया है एंड शी इज गिविंग अदर इंटरव्यूज आल्सो. तो वी आर होपिंग कि वो भी 3-4 इंटरव्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड डन में क्लियर करेगी. डी पे चलते हैं जी. डी के बारे में बात हुई है कि एक्टिवेटेड एल्यूमिना, ठीक है, ये भी स्टेटमेंट पहले आई हुई है. जो एक्टिवेटेड एल्यूमिना आपका है Al2O3, है ना, ये एज ए एड्सॉर्बेंट यूज होते हैं, आपको पता है, जो आपकी एज ए कार्ट्रेज आती है. तो एक्टिवेटेड एल्यूमिना एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर कॉमन वाटर वेपर कलेक्टर, मतलब ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ये डिहाइड्रेंट या जिसको आप कहते हैं कि इनको हम डेसिकेंट की तरह यूज करते हैं टू कलेक्ट द वाटर, मतलब वाटर जो है सारा ये एब्जॉर्ब कर लेंगे. और सिलिका का भी नाम इसमें आता है, ठीक है, यूज्ड इन डिमिस्टर, ठीक है. तो ये भी ट्रू है ना. डिमिस्टर्स यही काम करते हैं, ठीक है. मैं अभी दिखाऊंगा अभी आपको कि डिमिस्टर्स का ये काम कैसे है, राइट. तो एक्टिवेटेड एल्यूमिना इज वेरी कॉमनली डेसिकेंट या एड्सॉर्बेंट. ये पहले क्वेश्चन आया हुआ है कि डेसिकेंट या एड्सॉर्बेंट की तरह मॉइस्चर कहीं से भी आपको निकालना हो, ठीक है, फॉर रिमूविंग द वाटर वेपर फ्रॉम गैस. कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज आल्सो अ क्लासिकल chemical drying या dehydrating agent if it is highly hygroscopic. So both are commonly used to collect or remove the water vapor in drying applications and gas drying column. The only caveat, demister is the strict sense or mesh कोलेसर डिवाइस यूज टू रिमूव लिक्विड ड्रॉपलेट. अब हम क्या करते हैं, देखिए क्या होता है कि जैसे जब आप ये एयर पोल्यूशन मॉनिटरिंग के या इनके इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं ना, तो बीच में आप इस तरह की एक कार्ट्रेज अटैच कर देते हैं गोल सी, जैसी आपकी फिल्टर में होती है ना एक्वागार्ड में, और उसमें ये सब्सटेंस डाल देते हैं, ठीक है, सो दैट कि जो मॉइस्चर है वो निकल के जाए वहां से, क्योंकि गैसेज होती हैं, अगर वो मॉइस्चर इंस्ट्रूमेंट में जाएगा तो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएगा. क्योंकि मैंने इनके साथ काफी साल काम किया, तो मुझे ये बात पता है कि मॉइस्चर को निकालने के लिए हम अलग अलग तरह के जो है वहां पे जो है एड्सॉर्बेंट या जिसको आप कह लो एड्सॉर्बर यूज करते हैं, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. उसकी कार्ट्रेज आती है, गोल सा एक होता है ऐसे लूप होल सा, राइट. उसके अंदर हम पैक कर देते हैं कॉलम में और पहले गैस को उससे पास करते हैं बिफोर इट पासेस टू द इंस्ट्रूमेंट, या फिर हम एड्सॉर्ब कराने के लिए भी यही काम करते हैं. बट में एग्जाम ब्रॉड वर्डिंग, राइट. तो कॉन्फ्लेट ड्रॉपलेट रिमूवल एंड ड्राइंग, तो ये प्रोसेस होता है कि हमने ड्रॉपलेट रिमूवल और ड्राइंग के लिए हमसे पूछेगा एग्जामिनेशन पर्सन जो है एग्जाम के पर्पज से, तो यही पूछना चाह रहा है कि भाई वाटर कैसे रिमूव करें. इंटरप्रेटिंग द फ्रेज एज मटेरियल यूज फॉर रिमूविंग वाटर फ्रॉम द गैस स्टीम. तो यहाँ पे जो डिमिस्टर यूज हो रहा है वर्ड, वो डिमिस्टर एक तरह की ऐसी डिवाइस यहाँ पे यूज हो रही है कि जो वाटर को रिमूव कर रहा है गैस स्ट्रीम से, ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है. तो ये भी हमने करेक्ट एक्सेप्ट किया है स्टेटमेंट, इसको भी आप माइंड में रख लें कि दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. तो ये भी गया सही में, डी बी. अब चलते हैं जी ई पे. ई क्या कहता है, ठीक है, ई पे चलते हैं. लो जी, ई तो बिल्कुल ही अलग लीग में जा रहा दिख रहा है. बैग हाउसेज या बैग फिल्टर जिसकी आप बात करते हैं, और हमने काफी पढ़ा भी है इसके बारे में. बैग हाउसेज बैग फिल्टर सबसे ज्यादा एफिशिएंट डिवाइसेस होते हैं, राइट.
तो बैग हाउसेस डज नॉट वर्क ऑन सेडिमेंटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये गलत है भाई स्टेटमेंट, ठीक है, ये गलत है, ये सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट तो काम करता है इसके ऊपर, आप प्रॉपरली रूल आउट नहीं कर सकते इसको, सेडिमेंटेशन तो वहां रहेगा ही, तो ये गलत लिख दी इनने। A bag house fabric filter primarily remove particles by filtration, sieving or interception, impaction or diffusion, not by bulk gravitational sedimentation or by electrostatic attraction as the main mechanism, but there are certain aspect की ये involved होते हैं वहां पे। Bag houses thus collector operate primarily by filtration through fabric with mechanisms such as impaction, interception and diffusion. They do not rely on sedimentation, right? Or electrostatic precipitation as the primary principle, but rather on porous media filtration, making statement E incorrect as written. तो हमने कह सकते हैं कि भाई पूरा का पूरा तो नहीं काम करता, बट हाँ रोल तो होता है सेडिमेंटेशन का, कुछ पार्टिकल तो सेटल होते हैं, राइट। तो ये स्टेटमेंट जो है कंप्लीटली ट्रू नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, कंप्लीटली ट्रू नहीं है, थोड़ा बहुत रोल सेडिमेंटेशन का होता है, मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का तो नहीं कहूंगा, पर सेडिमेंटेशन का कुछ रोल होता है। हालांकि हम ये कह देते हैं कि भाई जो बैग हाउसेस के फिल्टर उन पे जाके स्टिक हो जाता है, ठीक है, लेकिन जब हम गैस इतनी तेजी से डालते हैं वहां पे तो वो स्पन करती है गैस इन एंड अराउंड द फिल्टर, तो कुछ पार्टिकल तो सेटल होते हैं ना सेडिमेंटेशन से, उसको हम रूल आउट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो गई, क्योंकि इन्होंने दोनों को ही रूल आउट कर दिया कि सेडिमेंटेशन का भी कोई रोल नहीं है, तो ये हो गया आपका गलत। तो इफ नाउ वी विल लुक बैक, मेरा ई भी गलत में गया और मेरा बी भी गलत में गया, दो स्टेटमेंट तो मेरी गलत में गई, तो बाकी की जो है वो सही में गई। तो करेक्ट आंसर गाइस आपका हो जाएगा ए, सी और डी, खाली यही स्टेटमेंट सिर्फ ट्रू है, तीन। ए ट्रू था मेरा, सी ट्रू था जो मैंने साइक्लोन का आपसे बात की थी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, और मेरा डी ट्रू था, तीन ही स्टेटमेंट खाली ट्रू थे, बाकी दोनों थे गलत। मेरा जो है बी भी गलत था और ई भी गलत था, मैं आपको बता दूं। तो बस ए सी डी जिस ऑप्शन में दिखे वो मुझे सीधा दिख रहा है, ये ऑप्शन नंबर 3 है जी। स्टोरी ओवर। क्लियर है सबको? ये 102 जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 102 क्लियर है? देखिए इसका ए, उसका बी, इसका सी, राइट, ऐसे नहीं डिस्कशन होते हैं। मैंने तो वो लॉजिक नहीं सीखा भाई, मैं जिस थॉट ऑफ स्कूल से आता हूं, ठीक है, मेरी सुपरवाइजर एक जर्मन साइंटिस्ट रही हैं, जिस थॉट ऑफ स्कूल से आता हूं, तो मुझे तो यही पता है, पहले भी जिन दिन से मेरी ट्रेनिंग हुई है मुझे यही सिखाया गया है कि हमेशा आप कॉन्सेप्ट को ट्रेस करिए साइंस में, राइट, कभी भी आप एबीसीडी के खेल में मत रहिए। और यही हमारी भी जो है फाउंडेशन है कि कॉन्सेप्ट को ट्रेस करना है, भले ही स्टूडेंट जितने भी हैं क्वालिटी स्टूडेंट अपने आप ही वहां पे इंप्रूव होती चली जाएगी, वो हम देख भी रहे हैं ओवर द कोर्स ऑफ 15 ईयर की स्टूडेंट हमारे, वी फील प्राउड ऑफ दैट कि लोग यूएस में जॉब कर रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में कम से कम भी 15 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, who have been appointed as an assistant professor there, right? तो वो क्वालिटी उसमें फिर रिफ्लेक्ट होती है आपकी जब आप हार्ड वर्क करते हैं कोर तक जाके, तो कोर तक जाने का यही फायदा है, ठीक है, कोर तक जाओगे तो आपको आउटकम मिलेगा, सुपरफिशियल काम में कोई आउटकम नहीं है। अब ऐसे एबीसीडी तो दुनिया बता रही है, मैंने देखा है बहुत से सुपरफिशियल वीडियो करते हैं यूट्यूब पे, वो खाली व्यू बटोरने के लिए है और उसमें कुछ नहीं है, ठीक है। मेरे को उसमें हंसी भी आती है कि भाई इतना सुपरफिशियल काम करके आप क्या बेनिफिट देंगे, तो उसमें चमकाने का नहीं है सिस्टम बॉस, आपको तो घुस के माइक्रो डाइसेक्शन कर देना है लॉजिक के ऊपर। जब माइक्रो डाइसेक्शन आप कर देंगे तो आपको फिर डिफीट करने वाला कोई कैंडिडेट साइड में खड़ा ही नहीं होगा, आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ही अलग होगा, राइट। तो ये चीजें डेप्थ से ही डेवलप होती हैं, इस बात को आप एग्री करिए। चलिए जी आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन, और एक नेचर में जो पेपर छपा आज से 2-3 साल पहले, वहां से ये परसेप्शन बदला लोगों का ना, ये जो क्वेश्चन नंबर 103 है, पहले लोगों को लगता था कि ऐसा नहीं है जैसा इसमें मेंशन किया गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन को अपन लोग समझ लेते हैं, ये बेसिकली स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से क्वेश्चन है, ठीक है, और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो हमारा यूनिट है नेचुरल हैजार्ड, जहां पे प्लेट टेक्टोनिक को ज्यादा तवज्जो दी गई है अर्थक्वेक के समय, वहां से ये क्वेश्चन है, दोनों जगह का मिक्स क्वेश्चन है 103 इसको मैं कहूंगा, राइट। ये कहता है कि जो प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट है वो कहाँ हो रही है एक्चुअली, क्योंकि आपको पता है कि अर्थ के अंदर कोर है, मेंटल है, क्रस्ट भी है, और उसमें
आपको पता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, ओशियनिक क्रस्ट है, आउटर मेंटल है, इनर मेंटल है, आउटर कोर है, इनर कोर है, ये सब बातें हमने अपने लेक्चर्स में करी है थ्रू आउट द सेमेस्टर। मैं सेमेस्टर ही कहूंगा, हम भी 6 महीने का सेमेस्टर रखते हैं पूरा। तो ये कहता है हाउ डीप इनटू द अर्थ प्लेट रिसाइकलिंग इज अकर, कि जो प्लेट्स का मूवमेंट हो रहा है उनकी रिसाइकलिंग हो रही है, नई प्लेट्स बन रही हैं, फिर मोल्ड डाउन हो जा रही है, नई प्लेट्स बन रही हैं, फिर मोल्ड डाउन हो जा रही है, वो लॉजिक क्या है, कहाँ हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो जो अब नया ऑब्जर्वेशन लेके आया गया है, अब आप लोग सोचेंगे कि सर जो है अर्थक्वेक तो आता है जी क्रिस्टल पार्ट में, राइट, तो ये प्लेट की रिसाइकलिंग कहाँ हो रही है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में ये मेंटल और कोर बाउंड्री में हो रहा है, राइट। हमें लॉजिक पे जाना है, लेकिन ये बात पक्की है कि ये सबसे नीचे हो रहा है भाई, ठीक है। इसमें सबसे अंदर वाली लेयर भी इन्वॉल्व है कोर, और इसमें सेकंड लेयर भी इन्वॉल्व है मेंटल। हालांकि इफेक्ट आपको कहीं दिखे, क्योंकि वो एनर्जी वहीं तक तो रिस्टेन रहेगी नहीं, वो एनर्जी तो ऊपर तक मारेगी। जैसे आप देखते हो कि जो रेडियो एक्टिव रिएक्शंस हो रही है वो हो रही है कोर में, मेंटल में, लेकिन उनका इम्पैक्ट या वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक, ऑल अदर प्रोसेस, जियोथर्मल एनर्जी, ये आपको सरफेस पे मिलता है। तो पहले लॉजिक को ट्रेस करते हैं, दैट व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड क्वेश्चन नंबर 103, क्या इसका लॉजिक है। पहली बार आया है क्वेश्चन, मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि वो मुझे बताना जरूरी है आपको, क्योंकि जो एस्पेक्ट फर्स्ट टाइम टच हुआ है उसको आप बड़ा प्रीशियस एस्पेक्ट मानिए, उससे रिलेटेड कोई चीज आपसे दोबारा भी पूछी जा सकती है, रिपीटेड तो जो है ही। तो प्लेट रिसाइकलिंग इज अंडरस्टूड इन एक्सटेंड ऑफ ऑल द वे डाउन टू द मेंटल कोर बाउंड्री, सो अमंग द ऑप्शंस, ये तो आपको पता है मेंटल कोर बाउंड्री का करेक्ट ऑप्शन है। एक्चुअली में प्लेट रिसाइकलिंग है क्या, ठीक है। तो जहां भी आपकी सबडक्शन जोन्स बनती हैं, जब प्लेट एक दूसरे के ऊपर चली जाती है, तो सबडक्शन जोन लिथोस्फीयर प्लेट सिंक्स इनटू द मेंटल एंड कैरिंग ओशियनिक क्रस्ट सेडिमेंट्स, वाटर एंड अदर मटेरियल डाउनवर्ड। पहले यही था, ठीक है ना। पहले यही लोगों को समझ में आता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा ऊपर ऊपर ये काम होता होगा, अंदर तक कोई जाता नहीं होगा। Seismic, seismic topography and geodynamic modeling show that subducting slabs penetrate through the upper mantle and transition zone, continue deep into lower mantle, with part of them traced down to the core mantle boundary at 2900 किलोमीटर, जो हम पढ़ते हैं ना टेलर गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, राइट। तो करीबन करीबन वहां तक ये काम होता है, और ये रीसेंट रिसर्च है पिछले 4-5 सालों की, जब ये पता चला है आफ्टर द मॉडलिंग कि जो आपकी प्लेट रिसाइकलिंग है वो इस लेवल तक हो रही है अर्थ के अंदर। पहले नहीं पता था लोगों को, ये मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि ये क्वेश्चन उस पेपर के बेस पे ही बनाया गया है। जब हमने रिव्यू किया तो हमें पता चला कि ऐसा ऐसा एक पेपर जो है करीबन 2 साल पहले नेचर में या साइंस में छपा, जहां पे इस व्यू को आगे रखा गया कि जो ये जो प्रोसेस होता है ये सिर्फ खाली ऊपर तक लिमिटेड नहीं है, ये बिल्कुल अंदर तक जा रहा है और अंदर से ये होता हुआ प्रोसेस आता है। तो पहली जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी वो गलत थी, जब सिमुलेशन किए गए सिस्मिक वेव्स के। तो ये बात बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग, मतलब इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है फ्रॉम द रीसेंट रिसर्च, जिसको आप कह सकते हो। और टीचर्स किसी भी फ्रेम में घूम जाते हैं भाई, उनको लगता है कि मेरी रिसर्च से भी कुछ क्वेश्चन आए। This indicate that plate material is not just recycled in the shallow mantle but participate in mantle-wide convection, potentially reaching to the base of mantle before being mixed and possibly returning upward in plumes. तो वो ये नहीं कि ऊपर ऊपर ही होगा भैया, नीचे तक घूम के आऊंगा, खूब गहरा जाऊंगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगली बात, वाई अदर बाउंड्रीज आर लेस अप्रोप्रिएट, दूसरी बाउंड्री लेस अप्रोप्रिएट क्यों है, क्योंकि ये तो हमसे पहले से पता है कि ऊपर ऊपर काम होगा। जैसे कह रहे हैं क्रस्ट मेंटल, अरे भाई क्रस्ट मेंटल कोई बाउंड्री थोड़े है, ठीक है। 0 से 80 किलोमीटर क्या है, जब आपका रेडियस ही 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर, तो वो तो डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। तो इतनी रिसाइकलिंग का मैं क्या करूंगा ऊपर ऊपर की। क्रस्ट मेंटल बाउंड्री जहां पे मोहो है आपका लिथोस्फीयर एस्टेरोस्फीयर बाउंड्री मार्क वेयर द सबडक्शन स्टार्ट, बट द स्लैब्स क्लियरली सिंक फॉर डीपर, स्टार्टिंग वहां होती है पर जाता है डीप है। शैलो इंटरफेस टेंस टू फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स, उससे हमें कंसर्न नहीं है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाउ डीप। होता यहां भी है, वी आर नॉट डिनाइंग, बट हाउ डीप, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कहां तक होता है, ठीक है ना। ये पूछना चाह रहा है कि मैक्सिमम कहां तक होता है। हम इस बात को डिनाई नहीं कर रहे कि यहां नहीं होता, यहां भी होता है। क्रस्ट मेंटल बाउंड्री में भी प्लेट रिसाइकलिंग होती है स्टार्टिंग, लेकिन हाउ डीप, क्वेश्चन में पहली लाइन ही लिखी हुई है, द अपर वॉल्यूम मेंटल बाउंड्री
upper lower mental boundary 660 kilometer is a major subduction, major discontinuity, and slab seems to stagnate there, but many other clearly penetrate below it. Therefore the boundary does not represent the full depth of plate recycling. तो ऊपर वाले जो है पूरा नहीं बताते, ठीक है। पूरा अगर आप कहेंगे कि हाउ डीप, तो भैया मैं तो कहूंगा कि लास्ट लेयर तक टच करके आता है ये प्रोसेस, ये ऊपर ऊपर से नहीं चलता। एंड विच वी हैव मेंशन इन द लास्ट स्टेटमेंट, बिकॉज geophysical evidence show that some subducted oceanic plates sink into the core mantle boundary. है recent evidences है, plate recycling in the earth system is considered to reach that deepest mantle interference। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये अभी काम इस पे चालू है कि कोर मेंटल बाउंड्री तक भी प्लेट रिसाइकलिंग का प्रोसेस पहुंचा हुआ है। तो मेंटल कोर बाउंड्री जो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहले हिट में जब लोगों को लगा तो बहुत से बच्चों ने पहला ऑप्शन ही मार दिया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को कहीं ना कहीं ठीक से नहीं पढ़ा, है ना। अगर मैं क्वेश्चन को ठीक से पढ़ता तो पहली लाइन में देखो दो पार्ट है क्वेश्चन के, हाउ डीप, ठीक है ना, हाउ डीप इनटू द अर्थ, और दूसरा पार्ट है प्लेट रिसाइकलिंग अकर्स। ऐसे करके देखना था आपको कि कितनी गहराई तक होती है, तो भैया पूरी गहराई तक होती है और मेंटल कोर बाउंड्री तक ये जाता है। करेक्ट ऑप्शन इज क्लियर है सबको? 103 जल्दी बताइए भाई फटाफट से। एनीवन हैविंग एनी डाउट क्विकली? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो बता सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है, चलिए जी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 104 पे, ठीक है। ये भी आपका जो 104 है डायरेक्टली बुकलेट से लिया गया है हमारी क्वेश्चन। मैं इसको क्लास में पढ़ाता भी हूँ तो मुझे तो पता है, और मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं एक चीज को पकड़ लेता कि जो एडवांटेज है, वो एडवांटेज जो है आपका C3 प्लांट का ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज का C4 का कम है, ये मैंने आपको बताया भी हुआ है, ठीक है। बट फिर भी हम हर एक एस्पेक्ट पे इसके डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है एक बार जो है इस तरह का क्वेश्चन नीट में भी आया हुआ है पुराने समय में, मैं आपको बता दूं इसी स्टेटमेंट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 104, इट सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कैम। पहली बात तो कैम प्लांट क्या होते हैं? कैम आपको पता है, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं, ठीक है, +1 +2 में बायो में, तो वहां पे कैम की बात होती है। तो मैं स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट ही चलता हूँ, मैं अभी क्वेश्चन को यही छोड़ देता हूँ, उसके बाद हम इसमें घूम के राउंड लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है और कौन कौन से इनकरेक्ट है। तो पहले तो हम कैम की बात कर लेते हैं कि कैम एक्चुअली में क्या है, क्योंकि ऑप्शन से जरूरी कॉन्सेप्ट जानना है। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म इसको बोलते हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी हेयर, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, कैम प्लांट्स अवॉइड डे टाइम वाटर लॉस बाय ओपनिंग स्टोमेटा एट नाइट। ये भैया दिन में अपने स्टोमेटा खोलते ही नहीं, राइट, रात को खोलते हैं सो दैट दे कैन अवॉइड द मैक्सिमम वाटर लॉस, और दे टेक द CO2 एट नाइट। CO2 इज फिक्स्ड विथ PEP कार्बोक्सिलेज, ये जो एंजाइम होता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये अगर आपको याद आ रहा हो, है ना, तो ये एक एंजाइम होता था फोटोसिंथेसिस में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ये सब आपको 11th-12th की NCERT में मिल जाएगा, ठीक है। फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेज, ये इस तरह का एक एंजाइम होता है, वहां पे आप देख सकते हैं जाके। इनटू द ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनेगा, उससे फिर मैलिक एसिड बनेगा, मैलेट बनेगा, एंड स्टोर्ड इनटू द वैक्यूल, वहां पे स्टोर हो जाएगा। अब आएगा दिन का समय, ठीक है। फायदा क्या है क्रैम टेक्नोलॉजी का, कि जो आपके ऐसे प्लांट होते हैं जो वाटर लॉस कम करना चाहते हैं, तो ड्यूरिंग द डे द स्टोमेटा से मोस्टली क्लोज, और जो मैलेट बना है वो उसको हम डीकार्बोक्सिलेट करेंगे इनसाइड द लीफ, रिलीजिंग CO2 एंड रुबिस्को। रुबिस्को भी एक एंजाइम है इनटू द कैल्विन साइकिल, जहां से आपका, आपको पता है फोटोफॉस्फोराइलेशन से ATP बनता है, या जो आपका कैल्विन साइकिल हमने पढ़ा हुआ है। कैन रन द स्टोमेटा क्लोज एंड दैट टेम्पोरल सेपरेशन नाइट वर्सेस डे। अब देख रहे हैं आप कि दिन में कुछ काम हो रहा है, रात में कुछ काम हो रहा है। रात में सिर्फ इतना है कि स्टोमेटा खोलो, अपनी CO2 ले लो, ठीक है, रात में CO2 को फिक्स कर लो और उसको मैलिक एसिड बना के रख लो वैक्यूल में। दिन में क्या करेंगे, मैलिक एसिड जो था उसको डीकार्बोक्सिलेट करेंगे लीफ के अंदर, और फिर रुबिस्को एंजाइम की हेल्प से हम कैल्विन साइकिल में उसकी सप्लाई दे देंगे। CO2 अपटेक एंड द कैल्विन साइकिल इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द कैम।
अब इसकी हम बात करते हैं। तो यहाँ पे जो सेपरेशन है वो कैसा सेपरेशन आपको लगता है? ये टेम्पोरल सेपरेशन है, टाइम का सेपरेशन है, डे नाइट की रिएक्शंस अलग है। ठीक है, अब इन स्टेटमेंट पे हम अटैक करते हैं कि क्या क्या है जी इसके अंदर। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैम प्लांट सेपरेट CO2 अपटेक एंड केल्विन साइकिल स्पेशली। क्या स्पेस अलग अलग है? नहीं भाई, स्पेस तो सेम ही है, वहीं पे हो रहा है, टाइम अलग अलग है। तो ये जो सेपरेशन है वो स्पेशियल सेपरेशन नहीं है, ये कैसा सेपरेशन है? टेम्पोरल, जो हमने मेंशन किया है यहां पे, द टेम्पोरल सेपरेशन। एक पार्ट डे में होगा, एक पार्ट नाइट में होगा। तो ये स्पेशियल सेपरेशन नहीं है बॉस, इट इज अ टेम्पोरल सेपरेशन। आधा काम दिन में, आधा काम रात में। तो भैया ये तो गलत हो गया स्टेटमेंट, राइट? तो पहले स्टेटमेंट को तो आप यहां से मुक्ति दे दो। स्पेशियल सेपरेशन, फिक्सेशन इन कैल्विन साइकिल, डिफरेंट सेल टाइप, मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल, राइट? ठीक है। डिस्क्राइब C4 प्लांट नॉट कैम, सो कैम सेपरेट इन टाइम नॉट स्पेस। तो कैम में जो होता है वो आपका टाइम का सेपरेशन है, स्पेस का सेपरेशन नहीं है कि अलग अलग जगहों पे हो। ठीक है, ये C4 प्लांट में होता है जहां पे दो तरह की सेल्स होती है, एक बंडल शीथ सेल्स और एक मेसोफिल सेल। वो प्रोसेस है C4 प्लांट में। हाँ, यहां से एक नया क्वेश्चन बन सकता है कि C4 प्लांट में यही काम जो है कैसे है? स्पेशियली सेपरेटेड। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग सेल ये काम करती है, पर कैम में ऐसा नहीं है, राइट? ये स्टेटमेंट को गलत दे दिया, गलत दे दिया, दे दिया भैया, गलत है जयराम जी। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट को चलते हैं जी, कैम के बारे में ही है। क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट्स, राइट? कहता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट सेपरेट CO2 अपटेक एंड केल्विन साइकिल टेम्पोरली। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, टाइम के हिसाब से सेपरेशन होता है, आधा रिएक्शन दिन में, आधा रिएक्शन रात में। ये ट्रू है। नाइट में CO2 अपटेक एंड फिक्सेशन टू मैलेट, एंड डे में मैलेट डीकार्बोक्सिलेशन एंड केल्विन साइकिल। बिल्कुल करेक्ट बात, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, क्योंकि कैम में ही आपका टाइम टेम्पोरल सेपरेशन है। टेम्पोरल कहते हैं टाइम को लेके जो सेपरेशन होता है, स्पेशली कहते हैं जो जगह को लेके होता है। थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं जी। कैम pathway is mainly found in the grass family and their stomata are open during the day। भाई पहली बात तो कैम जो प्लांट होते हैं वो डे में स्टोमेटा ओपन नहीं करते। ठीक है, वो तो रात को स्टोमेटा ओपन करते हैं, आपको अभी हमने बताया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत सिद्ध हो गया। कैसे? फॉल्स है। कैम इज कॉमन इन सकुलेंट, जो आपके डेजर्ट प्लांट होते हैं ना, जीरोफाइट्स, एंड प्लांट्स ऑफ एरिड इन्वायरमेंट, जहां पे पानी बहुत कम होता है, जैसे कैक्टस है, कलौंची है, ऑर्किड्स है, पाइनएप्पल है, एंड सम वेराइटी ऑफ द ब्रोमलियार्ड्स, राइट? ग्रासेस का नहीं है मेन, ये ग्रासेस तो पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, इनका नहीं है भाई, इनको हटा दो। ग्रास में एक कामजाम नहीं है। कैक्टस में जितने भी आपकी झाड़ियां हैं, कांटेदार पेड़ है, पाइनएप्पल हो गया, ऑर्किड्स हो गए, इनमें मिलता है कैम, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। ऑल्सो देयर स्टोमेटा ओपन एट नाइट नॉट ड्यूरिंग द डे। तो ये तो दोनों ही बातें गलत कह दी थी इसने, तो इसको तो बड़े वाला नो है। टाटा बाय बाय, तो बड़ा नो हो गया। थर्ड भी गलत। ठीक है, अच्छी बात है जी। फोर्थ स्टेटमेंट में चलते हैं गाइस। ये तो आपकी कॉपी का स्टेटमेंट है, इसको तो डिनाई नहीं कर सकते। CO2 concentration in the photosynthetic tissue of CAM plant is lower than in the atmosphere during the day। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, कि भाई ये जो CO2 कॉन्सेंट्रेशन है फोटोसिंथेटिक टिश्यू का, राइट, जो कैम प्लांट्स है उनमें लोअर है, किसमें कह रहा है? डे टाइम में। ठीक है भाई, डे टाइम में जो आपकी मैलेट में स्टोर्ड CO2 है वो कहां जाएगी? उसको पकड़ो। तो ड्यूरिंग द डे टाइम या डे, इंटरनल CO2 इज रिलीज फ्रॉम द स्टोर्ड मैलेट व्हाइल स्टोमेटा आर क्लोज। तो बाहर से तो कुछ ले ही नहीं रहा, वो तो ज्यादा होगी, उसके अंदर तो बिल्डअप हो रखा है जिसको यूटिलाइज कर रहा है डे टाइम में, रात को ली थी। ठीक है, तो लोअर नहीं होगी, हाइयर होगी। दिस क्रिएटेड अ लोकल एलिवेटेड CO2 कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ रूबिस्को कंपेयर्ड विद द एम्बिएंट एयर, हेल्पिंग कार्बोक्सिलेशन व्हाइल मिनिमाइजिंग द वाटर लॉस। तो दो काम हो रहे हैं कि
सामान रात को स्टोर कर लिया था एज कंपेयर टू एटमॉस्फेयर के, वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि दिन में तो मैं खोलूंगा ही नहीं स्टोमेटा, तो मेरी तो कंपेयर टू एटमॉस्फेयर ज्यादा ही होगी ना, उससे तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मेरा तो छोटा सा इन्वायरमेंट है, मैंने भर लिया उसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इस बात का, और ये स्टेटमेंट भी हो गया जी गलत। तो जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया और पढ़ा पूरे ऑप्शंस को, तो हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिला गाइस, राइट, विच वाज ऑप्शन नंबर 2, कि जो इनमेट सेपरेशन है वो आपका टेम्पोरल है, राइट। तो दिस वाज द करेक्ट ऑप्शन, जो 2 है आपका, सिर्फ वही करेक्ट था, बाकी सब गलत थे कि कैम प्लांट सेपरेट CO2 अपटेक एंड कैल्विन साइकिल टेम्पोरली। इसके अलावा कुछ भी सही नहीं था पूरे क्वेश्चन में, बस इसी को आपको छांटना था। तो करेक्ट आंसर फॉर 104 इज बेसिकली 2। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है कि टेम्पोरल सेपरेशन होता है? हाँ, अगर यहीं पे होता C4 प्लांट तो उसमें स्पेशल सेपरेशन होता है, वी हैव बंडल शीथ सेल्स एंड मेसोफिल सेल्स, जहां पे अलग अलग रिएक्शंस होते हैं। किसी को कोई डाउट है 104 में? जल्दी बताएंगे, जल्दी से। क्लियर है सबको क्वेश्चन नंबर 104? चलिए जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 में। क्वेश्चन नंबर 105, चलिए जी, ये तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, और मैंने ये करवाया भी था आपको उस दिन भी जब हम कर रहे थे, ठीक है, सॉइल के बारे में बात कर रहे थे, बट फिर भी दोबारा से देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? अच्छा जी, चलिए। और यहाँ पे मैंने कुछ एम्बिगुइटी भी बताई थी, मुझे जो याद आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, पर फिर भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 105। कहता है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, कि जब आपका वेस्ट डिग्रेड करता है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू बायोडिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, मतलब कोई भी वेस्ट है जब बायोलॉजिकली डिग्रेड करेगा, ये नहीं आप उसमें केमिकल डाल रहे हैं कुछ डाल रहे हैं, आपको नोटिस करना है इन टर्म्स ऑफ द बायोडिग्रेडेशन। ये बेसिकली बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड से क्वेश्चन आया है, इसका भी मेंशन है हमारे लेक्चर्स में और बुकलेट 3 में स्पेशली, राइट, जिनको पता है उन्होंने लेक्चर सुना भी होगा, राइट। तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है जी, चूज करते हैं और वन बाय वन चलते हैं, पहले ऑप्शंस पे डिसाइड करके आते हैं कि कौन से करेक्ट है कौन से इनकरेक्ट है, फिर वी विल सी द क्वेश्चन। क्योंकि ये क्वेश्चन तभी अच्छे लॉजिक आपको देंगे जब आप साथ साथ चलोगे। पहला स्टेटमेंट लेते हैं, एंड प्रोडक्ट ऑफ बायोडिग्रेडेशन इज ऑलवेज लेस टॉक्सिक देन द पेरेंट कंपाउंड। भाई ये बात किसने कह दी? जरूरी थोड़े है कि वो हमेशा जो है लेस टॉक्सिक हो, ज्यादा टॉक्सिक भी हो सकता है, राइट। जैसे हमने एग्जांपल लिया DDT का, ठीक है, देखिए जी, नॉट ऑलवेज ट्रू, some intermediate or end product may be more toxic than the parent compound। जैसे DDT इसका परफेक्ट एग्जांपल है, DDT इसका परफेक्ट एग्जांपल है, और एक क्वेश्चन बनाया है कि लाइन लिखी गई DDT के लिए, डिग्रेडेशन ऑफ DDT, जब DDT टूटता है तो क्या बनता है पहले? DDE, है ना, और जो ज्यादा टॉक्सिक है, राइट, और लास्ट में बनता है DDD, डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो इथेन। तो ऑक्सीडेशन ऑफ सर्टेन हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस मोर हार्मफुल प्रोडक्ट, इपॉक्साइड्स बनते हैं। तो काफी सारे एग्जांपल्स हमारे इन एंड अराउंड ऐसे हैं कि जहां जरूरी नहीं है कि जो एंड प्रोडक्ट होगा वो आपका सेफ ही हो, ज्यादा हार्मफुल भी हो सकता है। देयरफॉर ए इज नॉट करेक्ट। इसको तो आप साइड कर दो, ये तो हो गया गलत। ठीक है जी, चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, बी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। पीएच का जिक्र हुआ है यहाँ पे सॉइल की ना, राइट, पीएच का ही हम बात कर लेते हैं। क्या कहता है? pH of the soil play vital role, and at low pH fungi dominates and likely to form epoxides। बिल्कुल सही बात है कि सॉइल में पीएच का रोल तो कोई डिनाई नहीं कर सकता इस दुनिया में। सॉइल में पीएच का रोल इतना इंपॉर्टेंट है दैट नोबडी कैन डिनाई, राइट, है ना। तो उसको डिनाई करना तो मतलब एक तरह का क्रेजीनेस है, आई विल से। तो पीएच ऑफ द सॉइल्स प्ले अ वेरी वाइटल रोल, एंड लो पीएच पे जो आपकी फंजाई है वो डोमिनेट करती है, और वो डिग्रेड करके जो सब्सटेंस होते हैं उनसे इपॉक्साइड बनाती है, व्हिच वी कैन से। तो pH strongly influence the microbial activity, fungi dominate in acidic soils,
and many fungal metabolic pathway produce epoxides which can be toxic intermediates. तो ये करेक्ट है आपका, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम थर्ड स्टेटमेंट पे। कहता है परसिस्टेंस, जो आपने डीडीटी के रिस्पेक्ट में कई बार पढ़ी है, मैंने पढ़ाया भी है। परसिस्टेंट इज द कंडीशन प्रॉपर्टी ऑफ बायोडिग्रेडेबल कंपाउंड, ठीक है। तो भैया ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो परसिस्ट करेगा वही तो डिग्रेड हो पाएगा, जो रहा ही नहीं इन्वायरमेंट में वो कहां से डिग्रेड हो पाएगा, राइट। तो आपको रहना तो पड़ेगा ना। परसिस्टेंसी का मतलब होता है हाउ लॉन्ग इट विल स्टे इन टू द एनवायरमेंट। तो persistence mean how long a chemical remain in the environment, and even biodegradable compound can persist depending on environmental conditions like pH, temperature, oxygen, nutrient, and micro. So this is also correct. C is also correct. Let's move to the option number D, which says that ये भी बुकलेट में मेंशन है mineralization and all. Mineralization is the complete conversion of an organic compound to the end product CO2 and water. ये मैंने आपको बताया था कि मिनरलाइजेशन जहां हमने पढ़ाया था आपको ह्यूमस फॉर्मेशन, ठीक है, तो वहां पे मैं आपको पढ़ाता हूँ ना न्यूट्रिएंट फिक्सेशन, मिनरलाइजेशन, राइट, एंड डिग्रेडेशन, 3 प्रोसेस, तो उसी का पार्ट है मिनरलाइजेशन। तो मिनरलाइजेशन में एंड प्रोडक्ट आपका CO2 और वाटर ही होता है। तो मिनरलाइजेशन कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंड प्रोडक्ट आर टिपिकली CO2, वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स फॉर नाइट्रोजन और सल्फर कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। Now let's move to the statement E, which is there. तो let's go to statement E, और इसमें थोड़ा सा एनटीए ने लोचा भी किया है क्वेश्चन में। स्टेटमेंट ई क्या कहता है, देखिए ये मैं बार बार पढ़ाता था आपको। रिकैल्सिट्रेंट सब्सटेंस क्या होते हैं, विच आर वेरी डिफिकल्ट टू डिग्रेड, जिसमें हमने आपको एग्जांपल भी बताए हुए हैं कि काइटिन है, लिग्निन है, फिर सेलुलोज है, फिर हेमीसेलुलोज है, फिर स्टार्च है। तो ये डिफिकल्ट होते हैं बट कैन नॉट बी डिग्रेडेड, किसने कह दिया भाई? डिफिकल्ट टू डिग्रेड होते हैं। ये स्टेटमेंट जो लिखते हैं बड़ी अजीब गरीब स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। एनटीए वालों का जो है ना, मतलब अलग ही लेवल का हो रहा है भाई, ठीक है। तो क्या कहता है, रिकैल्सिट्रेंट कंपाउंड कैन नॉट बी बायोडिग्रेडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। मतलब देखो कितनी रूड स्टेटमेंट लिख दी है कि डिग्रेड ही नहीं होते। नहीं भाई, दे टेक लॉन्गर, दे रेजिस्ट डिग्रेडेशन बट दे डू डिग्रेड। जैसे काइटिन है 50-100 साल में डिग्रेड होगा, लिग्निन है 50-100 साल में डिग्रेड होगा, सेलुलोज है कुछ टाइम में डिग्रेड होगा, हेमीसेलुलोज है, स्टार्च है, टाइम लेंगे लेकिन डिग्रेड होंगे। दे रेजिस्ट डिग्रेडेशन, पर आप ये नहीं कह सकते दे कैन नॉट बी डिग्रेडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। ये तो भाई बड़ा हार्ड स्टेटमेंट हो गया। इस स्टेटमेंट को मैं तो गलत कहूंगा, हालांकि इन्होंने जो आंसर दिया है उसके हिसाब से तो दिस इज फॉल्स। मैंने लॉजिक भी आपको बताया क्यों ऐसा है। Many recalcitrant compound like plastic, certain pesticides can be degraded slowly under specific environmental condition or with specialized microbe. वो degrade हो सकते हैं, right? It is possible. Research also suggests genetically engineered microbe to be degraded such pollutant. आपने देखा ही होगा कि बहुत सारे माइक्रोब्स ऐसे डेवलप किए गए जो पेस्टिसाइड को डिग्रेड कर सकते हैं, प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकते हैं। तो देयरफॉर ई भी जो है करेक्ट नहीं है। लेकिन NTA has given option 3 as correct, but as per our analysis, answer should be 2. तो मेरे हिसाब से A और E यहाँ पे सही नहीं थे। तो मैं अगर होता, देखिए NTA ने आंसर दिया है 3, which says that कि भाई B, C, D और E करेक्ट है, पर मैं E को करेक्ट नहीं मानता। मेरे देखिए NTA का आंसर है ये, मैं लिख देता हूं, NTA का आंसर है ये, और हमारा जो आंसर है हम जाएंगे सेकंड के साथ, BCD। ये ASS का आंसर है। मैंने लॉजिक आपको वेरीफाई कर दिया कि क्यों ऐसा है। हमारे हिसाब से आंसर 2 होना चाहिए था, 3 नहीं होना चाहिए था। एजेंसी उसको कुछ ही दे, 3 आंसर देने वाले एनटीए के लोग हैं। किसी ने इसको रेज नहीं किया तो ये चीज हाईलाइट नहीं हुई, बट इनके जो ड्रॉबैक्स हैं क्वेश्चंस के वो सामने लाना बहुत जरूरी है बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट एग्जाम, राइट। सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 105, correct answer by NTA is 3rd, but as per our analysis the correct answer should have been 2, क्योंकि recalcitrant degrade होते हैं, कम होते हैं, मानते हैं। तो we are done with question number 105. So with this I will stop here and would request everyone to digest till 105, और
बहुत जल्दी आपको ये खत्म होता दिखेगा गाइस, क्योंकि जो अब क्वेश्चन है ना वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस बचे हैं, बहुत ज्यादा डेप्थ और डीप के क्वेश्चन अब नहीं बचे हैं, लेट मी टेल यू, राइट। बट हम टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि मुझे पता है दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल आउट इन गेटिंग 12 to 15 क्वेश्चन डायरेक्टली। तो अगर मुझे कोई जगह पता चल रही है कि यहाँ से 12-15 क्वेश्चन मोल्ड हो सकते हैं मिक्स विद द जून और जनवरी एग्जाम, तो भैया मैं तो उसको खोदूंगा अपने स्टूडेंट के लिए, और गहराई से खोदूंगा बिल्कुल। और जिस तरह का पैटर्न ये दिख रहा है आपको कि किसी में सारे सही नहीं है, किसी में ऑर्डर है, तो ये भी हो रहा है एग्जाम में, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो विद दिस आई विल स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस, थैंक्स फॉर बीइंग हियर। दिस विल बी अवेलेबल ऑन योर क्लाउड अंडर द डिस्कशन पार्ट। सी यू गाइस टुमारो विथ मोर इन्फॉर्मेशन। अभी हमारे पास सफिशिएंट टाइम है सोल्यूशन को वाइंड अप करने का, और पेपर 1 का भी आप बता सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है सारा मेरे पास है, और कल तक आपके हाथ में वो लग जाएगा। टेक केयर, गुड नाइट।